अच्छा ठीक है, देखो फ्लूइड, फ्लूइड का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग सोचते हैं फ्लूइड मतलब सिर्फ लिक्विड है ना, मगर ये गलत है। फ्लूइड में लिक्विड प्लस गैस दोनों आता है। मतलब अगर तुम बात करो 3 स्टेट ऑफ मैटर, जनरली 4 तो होगा, प्लाज्मा भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। लिक्विड और गैस दोनों को मिला के फ्लूइड बोला जाता है, समझ में आया। लिक्विड और गैस दोनों को मिला के फ्लूइड बोला जाता है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? दोनों फ्लूइड में दोनों आता है, गैसेस भी आती है, ठीक है। मगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो तुम लोग का लेवल है, इसमें ज्यादातर फ्लूइड में देखोगे हम लोग लिक्विड की बात करते रहे, हम लोग किसकी बात करते रहेंगे? लिक्विड की ज्यादा बात करते रहेंगे। मगर अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन में चले तो फ्लूइड में गैस भी आती है, ठीक है। मगर हम लोग को देखोगे कि फ्लूइड चैप्टर में सिर्फ लिक्विड की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लिक्विड की ही बात करेंगे। तो फ्लूइड का सबसे पहले तो हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। देखो एक सिंपल लैंग्वेज में पहले लिखते हैं, फ्लूइड इज द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस a substance which begins to flow, which begins to flow, a substance which begins to flow when external forces, when external force is applied on it, is called fluid, ठीक है। एक्सटर्नल फ्लो फोर्स अप्लाइड करोगे तो वो फ्लो होने लगता है। मगर इसमें देखो, इसमें बड़ा थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाइड कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो फ्लो होने लगता है। अगर ये लिक्विड है, इसमें mg लग रहा है, mg भी तो एक्सटर्नल है, बिकॉज ऑफ अर्थ आ रहा है, तो ये फ्लो होने लगेगा क्या? नहीं, है ना। तो ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है, बिल्कुल बेसिक के लिए ठीक है, अच्छी है, सही है, लिख सकते हो एग्जाम में। मगर एक इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छा बोले, कौन सा फोर्स की बात कर रहा है, तो इसी चीज को हम थोड़ा सा और टेक्निकली अगर हम बोले, ज्यादा अच्छा अगर लिखना है, तो एक और डेफिनेशन है नीचे, ए फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, a fluid is a substance that deforms continuously, that deforms continuously या फिर दैट डिफॉर्म्स के बाद में तुम शियर में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखना शियर कंटिन्यूअसली, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? शियर, दैट शियर डिफॉर्म, ब्रैकेट में शियर कंटिन्यूअसली अंडर द application of under the application of a tangential, under the application of tangential या फिर ब्रैकेट में shear stress, no matter how small, no matter how small the shear stress may be, how small the shear stress may be। क्या है इसका मतलब? एक कोई फ्लूइड है, मान लो ये कोई फ्लूइड है, ठीक है, ये कोई फ्लूइड है, ऐसे ऐसे सरफेस है, या फिर ऐसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे यहाँ फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड रखा हुआ है, क्या होगा? फ्लूइड मतलब लिक्विड मान लो, यहाँ पे एज ए लिक्विड ही ज्यादा ट्रीट किया गया है। तो इस पे जब अब ऐसे रखा हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फोर्स, वेज के ऊपर फोर्स पढ़ा हुआ है, नीचे mg जाएगा, ये थीटा है तो इधर mg cos थीटा, है ना, और इधर लगेगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ रिएक्शन आर लगेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो mg cos थीटा लिक्विड को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, रिएक्शन आर उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। mg sin थीटा को कोई रोकने वाला नहीं, और mg sin थीटा इस लिक्विड के लिए क्या है? शियर फोर्स है कि नहीं?
शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि शियर स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सरफेस के पैरेलल लगता है फोर्स टू सरफेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा शियर स्ट्रेस होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ चुके हैं स्ट्रेस में। फोर्स पैरेलल फोर्स, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है सरफेस के अलोंग लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है? एमजी कॉस थीटा कह सकते हो, आर कह सकते हो। एमजी साइन थीटा शियर स्ट्रेस लग रहा है, और जैसे ही शियर स्ट्रेस इसमें आया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूअसली, शियर कंटिन्यूअसली हो जाएगा। शियर मतलब इसकी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करने लगेगी, और ये ऐसे ऐसे करके इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा नीचे की तरफ। यस और नो? लिक्विड ऐसे होता है, तुम ऐसा हॉरिजॉन्टल रखोगे तो ड्रॉप बनी हुई है, जैसे ही ऐसे इंक्लाइन करोगे ग्लास के ऊपर, वो ड्रॉप बहने लगेगी। तो क्यों बहने लगी? क्योंकि शियर फोर्स इसमें लगा, शियर स्ट्रेस लगा, शियर स्ट्रेस की वजह से ये लिक्विड क्या हुआ? शियर हो गया। और जब तक शियर फोर्स इसमें लगता रहेगा, जब तक इस लिक्विड में शियर स्ट्रेस होगा, तब तक ये लिक्विड शियर होता रहेगा, मतलब डिफॉर्म होता रहेगा। ऐसे ही होता है, एक पानी है कहीं हाइट से नीचे आ रहा है, तो उसमें यही तो लगता है, एमजी साइन थीटा लग रहा है, और जब तक उसके अंदर एमजी साइन थीटा उस लिक्विड पर लगता रह रहा है, वो पानी फ्लो होता रह रहा है, होता रह रहा है। गंगा है पूरी हिमालय से लेके वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एमजी साइन थीटा, बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा। हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में पानी आता है, फ्लो होता है बिकॉज ऑफ दिस शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस लगा लिक्विड पे, और लिक्विड शियर होना शुरू हो जाता है, शियर हो जाना है, फ्लो हो जा रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होना शुरू हो जाती है। इस चीज को लिक्विड थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं करता, रोकता नहीं है। जबकि दूसरे तरफ सॉलिड को अगर हम लोग इंक्लाइन करेंगे तो सॉलिड शियर नहीं होता, उसके ऊपर क्या शियर फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। अभी यार सॉलिड तो हम लेके पढ़े थे, सॉलिड है उसमें क्या साइन थीटा लगेगा, तो सॉलिड पे भी शियर फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेस भी है सॉलिड में, मगर सॉलिड जो है वो शियर नहीं होता। या तो पूरा पूरा स्लाइड कर जाएगा अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो, या फिर वहीं पर रुका रहेगा। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाए। होता है, कब होगा? जब बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। जैसे सीजर का हमने एग्जांपल दिया था, कागज को काट रही है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो शियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड कुछ रेजिस्ट करता है, किसको? शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस को सॉलिड रेजिस्ट करता है, लिक्विड थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं करता। आइडियल लिक्विड बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ये लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में, छोटे से छोटा शियर स्ट्रेस होगा वो लिक्विड को शियर कर देगा, मतलब डिफॉर्म कर देगा, स्लाइड कर देगा एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर। और यही कंटिन्यूअस शियर प्रोसेस को ही तो हम लोग फ्लो बोलते हैं। फ्लो का मतलब क्या है? व्हाट इज फ्लो? फ्लो इज नथिंग बट कंटिन्यूअस शियरिंग प्रोसेस है वो, और कुछ नहीं है। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जो स्लाइड करती है वही तो फ्लो है, और वो आता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस शियर प्रोसेस, ठीक है। ये बिल्कुल टेक्निकल हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी में होगा भी नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस शियरिंग प्रोसेस को ही फ्लो बोलते हैं, और कंटिन्यूअस शियरिंग किसमें होता है? लिक्विड में होता है, सॉलिड में नहीं होता। यही फर्क है, यही डिफरेंस है लिक्विड और सॉलिड में। सॉलिड इसका अगर टेक्निकली और बताए, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ये क्या है? मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, यही होता है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो जो सॉलिड होता है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कोई वैल्यू होती है ना, 0 से ज्यादा कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो रेजिस्ट करता है शियर स्ट्रेस को। मगर लिक्विड में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 फॉर लिक्विड। क्यों? शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट ही नहीं करता, वो शियर हो जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा भी शियर स्ट्रेस लगाओगे, शियर स्ट्रेन मतलब कंटिन्यूअस शियर प्रोसेस, मतलब ये वाला फ्लो, वो फ्लो हो जाता है। तो नीचे वाला बहुत बड़ा हो जाता है और ऊपर वाला बहुत ही छोटा, मिला के एक तरह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 हो जाती है लिक्विड। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर लिक्विड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0, वो रेजिस्ट ही नहीं करता शियर स्ट्रेस को, शियर हो जाता है तुरंत। और जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी, वो शियर स्ट्रेस को उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। समझ में आया? उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। और वो सॉलिड में होता है, सॉलिड रेजिस्ट करता है, शियर थोड़ी होता है, उसके वो शियर करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है।
लिक्विड में तुरंत तुरंत शेयर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ हाँ ना बोलो ऑनलाइन वाले, यहाँ तो सामने बैठ के समझिए क्या है। ठीक है, बाकी देखो ये बेसिक है। इसके बाद तो दुनिया भर की चीजें, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फ्लूइड तुम लोग को पता ही है। इट हैज नो शेप एंड साइज, इट टेक शेप द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। ये गैस के साथ भी है, गैस भी जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेती है गैस भी, है ना। इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, अपना वेट। ये mg क्या है, उसका वेट के थ्रू एंटीसाइड कहां से आया? बिकॉज ऑफ mg, उसके वेट की वजह से। ठीक है, तो अपने वेट के अंदर होता है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होता है, वो कंटिन्यूअस शियर होता है, हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में भी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हो, वो सब अपना लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फ्लूइड क्या होता है हम लोग को मालूम चल गया, उसका खुद का कोई शेप और साइज नहीं होता, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होता है, शियर स्ट्रेस को थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं करता, यही सब फ्लूइड है। ठीक है, अब जनरली फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, कुछ ज्ञान की बातें अगर हम लोग कर लें, तो मास होता है केजी, है ना। मास की यूनिट क्या है? केजी। मास की यूनिट केजी है। और वॉल्यूम 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 क्या होता है, इसे यूज होगा आगे, इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं। वॉल्यूम जनरली मीटर क्यूब से हम लोग डिनोट करते हैं। कुछ कन्वर्जन 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब कह लो, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर, सही है, 1000 लीटर। ये तो कुछ कन्वर्जन है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर, दैट इज 1 लीटर, ये होता है 1 डेसीमीटर का क्यूब, है ना। क्योंकि ये 1000 से जब डिवाइड होगा, 1 डेसीमीटर कितना होता है? 1/10 मीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 मीटर। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब ये हो गया तुम्हारा 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना, 10⁻³ मीटर क्यूब। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ सेंटीमीटर। ये सब 1 लीटर का कन्वर्जन है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, डेंसिटी वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर बहुत ज्यादा यूज होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सीसी में होती है ना। ठीक है, चलो ग्राम पर सीसी ले ले रहे हैं। अगर केजी में बोले वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं? ऐसा रिलेटिव या स्पेसिफिक? रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? सब कुछ टर्म्स हैं जो कि जान लो चैप्टर शुरू होने से पहले ही। रिलेटिव, रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव या स्पेसिफिक बोल देते हैं कभी कभी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है रिलेटिव डेंसिटी। अगर ये किसी की रिलेटिव डेंसिटी x है, मतलब किसी मीडियम में, कोई भी मीडियम है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी x है, तो उसकी एक्चुअल डेंसिटी कितनी होगी? x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होगी कि नहीं होगी? x इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 है। 1 ग्राम पर, देखो ये ध्यान रखना है, ग्राम पर सीसी है। ठीक है, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, जी हम लिख लो ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डेंसिटी अगर x दी हो, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऐसा है। ठीक है, एक और चीज आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? सब कुछ बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखो, यूज होगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं रिलेटिव डेंसिटी दिया रहता है। ठीक है, आगे देखो, फ्लूइड जनरली हमारा, हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, रुका हुआ पानी फ्लूइड,
उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। दूसरा बहता हुआ, इन मोशन बोल सकते हो, बहता हुआ पानी, बहता हुआ फ्लूइड, है ना, फ्लूइड को जरूरी है पानी, कोई भी फ्लूइड बहता हुआ इन मोशन, उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। क्या बोलेंगे? डायनेमिक्स। हम लोग फ्लूइड दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। पहले हम लोग स्टैटिक स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स पूरा खत्म करेंगे, एक दो क्लास लगेगा, उसके बाद डायनेमिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए एक दो क्लास लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक कैमरा ऑन करके बैठो ना सारे, त्रैमिका, मौली, अनन्या, ऑन कर रहे हो तुम लोग की सो रहे हो? कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है किसी का। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या है। एक चीज देखो, कोई कंटेनर है, कंटेनर में अगर फ्लूइड रखा है, कोई भी फ्लूइड, लिक्विड, कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, तो होता क्या है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन। जैसे एयर का करता है उसी तरह उसका भी करता है, रैंडम मोशन में मूव करते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल दीवार से आते हैं, टकराते हैं, वापस पीछे जाते हैं, फिर आया टकराया, फिर पीछे गया, फिर आया टकराया, तो ये सब टकराते रहते हैं, है ना। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल है, जो वॉल है कंटेनर की, जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है उसके वॉल से टकराते रहते हैं। जब टकराते हैं तो एक मोमेंटम इंपार्ट करते हैं, एक मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, है ना, एक मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, कुछ टाइम पीरियड में ट्रांसफर करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक फोर्स ट्रांसफर करते हैं, कह सकते हो एक फोर्स ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलोगे फ्लूइड एक्सर्ट्स थ्रस्ट। क्या? थ्रस्ट। फ्लूइड एक्सर्ट thrust on the wall of container। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह से, है ना। एक रैंडम मोशन की वजह से जब भी ये वॉल से टकराते हैं तो एक मोमेंटम इंपार्ट करते हैं वॉल पे, है ना, एक मोमेंटम वॉल पे डालते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स आ जाता है, दैट इज थ्रस्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो थ्रस्ट हम लोग बोल रहे हैं इसको, जनरली देखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसको थ्रस्ट बोल रहे हो तो क्या फोर्स किसी कंटेनर में ऐसे डायरेक्शन में लग सकता है, ऐसे डायरेक्शन में लग सकता है, इंक्लाइंड। ठीक है, अभी देखो हम लोग स्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या पढ़ना, स्टैटिक्स, हेडिंग डाल देना ऊपर स्टैटिक्स। ठीक है, अभी हम लोग स्टैटिक्स डायनामिक दो पार्ट था, अभी स्टैटिक्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट किए? स्टैटिक्स। यहाँ पे फ्लूइड पूरा रेस्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे कंटेनर में रखा हुआ, फ्लो वाला नहीं पढ़ेंगे, फ्लो वाला डायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स। अच्छा, अब ये रैंडम मोशन है, फ्लूइड कंटेनर के ऊपर एक थ्रस्ट एक्सर्ट करता है। थ्रस्ट कोई बोले कि ऐसा भी एक्सर्ट कर सकता है क्या, ऐसा एक एंगल पे, या किस डायरेक्शन में करता है? भाई फ्लूइड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अरे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन नहीं होगा, कौन सा डायरेक्शन में करता है वो देख रहे हैं। अगर देखो लिक्विड जो है अभी रखा हुआ है, ऐसे ऐसा कंटेनर में रखा हुआ है कि नहीं हुआ है, अंदर का मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे ठीक है रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, मगर जब तुम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, मतलब बड़े लेवल पे बाहर आके ओवरऑल लिक्विड को देखोगे, तो लिक्विड स्टेबल है, लिक्विड कहीं फ्लो नहीं कर रहा, रुका हुआ है ना, लिक्विड रुका हुआ, अंदर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, 10th में तुम लोग पढ़े होगे कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में घूम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहा है ना, कंडक्टर ऐसा होल तो रखा हुआ है कहीं पे, लोहे का रॉड कहीं जमीन पर रखा हुआ है, वो थोड़ी रैंडम मोशन में मूव करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कर रहा है। उसी तरह एज अ होल अगर लिक्विड की बात करें, वो स्टेबल है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम में, मतलब लिक्विड के नीचे, लिक्विड जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना उसको रिएक्शन मिल रहा है, बैलेंस आउट। लिक्विड कंटेनर इतना फोर्स लगा रहा है, कंटेनर लिक्विड को उतना फोर्स लगा रहा है, बैलेंस आउट, है ना। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, अगर कोई चीज स्टेबल है, रुकी हुई है, स्टैटिक्स है, रेस्ट पे है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। मैकेनिक्स का पहला रूल है ना।
रुका हुआ है मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो हम लोग अगर रेस्ट पे कोई फ्लूइड है उसको बोल सकते हैं कि नहीं लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, बोल सकते हैं लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। अगर नेट फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। जैसा हम देख रहे थे mg sin थीटा, वहां पे इसका अभी एग्जांपल बताया, mg sin थीटा कहीं बैलेंस नहीं हो रहा था, mg sin थीटा बैलेंस नहीं हो रहा था तो फ्लूइड फ्लो कर गया। यहाँ पे हर फोर्स बैलेंस हो रहा है इसलिए वो रुका हुआ। ठीक है, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट है। हम बोल रहे हैं कि चलो फोर्स जो है ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसा फोर्स लिक्विड जो है कंटेनर पे ऐसा थ्रस्ट लगा रहा है ना, फ्लूइड एक्सर्ट थ्रस्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, चलो ऐसा लगा रहा है। फ्लूइड लिक्विड पे फ्लूइड जो है लिक्विड जो है कंटेनर पे लगा रहा है, तो इसका रिएक्शन कंटेनर इसी डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। क्योंकि कंटेनर ऐसा थोड़ी ना वहां मूव हो जा रहा है, लिक्विड यहाँ मूव थोड़ी हो रहा है, मतलब लिक्विड यहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है मतलब एक रिएक्शन भी लग रहा होगा उसके ऊपर, तभी तो इक्विलिब्रियम में, तभी तो रुका हुआ है। मतलब जो लिक्विड ने लगाया, जो कंटेनर ने लगाया लिक्विड के ऊपर फोर्स, उसी का रिएक्शन होगा ये एफ, है ना, एफ, इसको एफ बोलोगे अगर। ये अगर तुम्हारा थीटा एंगल पे है, जो कंटेनर लगाया लिक्विड पे एफ, उसका रिएक्शन ये वाला लगाया था फ्लूइड ने, ये वाला नीचे वाला कंटेनर ने लगाया एफ, ये कंटेनर ने लगाया, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एक चीज देखो, एफ कॉस थीटा कौन सा फोर्स है, जो कंटेनर लगा रहा है लिक्विड पे। एफ साइन थीटा कौन सा फोर्स है, जो कंटेनर लगा रहा है लिक्विड पे। इसी एफ का जो कंपोनेंट है ना, वो दोनों को जोड़ दो तो एफ आ जाएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो एक चीज बताओ, हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन में पढ़ा है कि लिक्विड जो है शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता, शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता। एफ कॉस थीटा बताओ इस लिक्विड के लिए शियर फोर्स है कि नहीं है? एफ साइन थीटा नॉर्मल फोर्स है, एफ कॉस थीटा क्या है, शियर फोर्स है। तो एफ कॉस थीटा लगते ही लिक्विड फ्लो कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। लिक्विड फ्लो कर जाएगा, एफ कॉस थीटा लगते ही फ्लो कर जाएगा क्योंकि वो शियर हो जाएगा। और अभी हम बोल रहे हैं कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो मतलब लिक्विड को फ्लो नहीं होना है, एफ कॉस थीटा अगर लगेगा तो फ्लो हो जाएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, मतलब एफ कॉस थीटा क्या है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा लगेगा तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, तो ये स्टैटिक्स रहा ही नहीं, तो डायनेमिक्स में आ गया, लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या एफ जीरो हो रहा है, नहीं, एफ तो लग ही रहा है, फोर्स का लिक्विड का वेट तो है ही, एफ जीरो नहीं है। जीरो क्या है, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है, और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है मतलब लिक्विड कंटेनर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है और कंटेनर भी लिक्विड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। इसका यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, इसका यही मतलब हुआ। इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ये थ्रस्ट इसको बोल रहे हैं, और ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, क्या लगता है, परपेंडिकुलर। एक कंटेनर में अगर लिक्विड है तो लिक्विड कंटेनर के ऊपर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं लगाएगा तो उसका कंपोनेंट एक आएगा जो कि शियर फोर्स की तरह काम करेगा और उस फोर्स से लिक्विड फ्लो हो जाएगा, जबकि कंटेनर में लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम है, वो फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि फोर्स हमेशा लिक्विड जो कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करता है, वो कौन सा फोर्स होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करता है, और उसी का रिएक्शन लिक्विड भी, कंटेनर भी लगाता है, वो लिक्विड पे कैसा, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स। समझ में आया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, प्रेशर के ऊपर बात करते हैं। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी फ्लूइड तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ है, खाली समझो बेसिक चीजें। प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, प्रेशर जनरली यहाँ से तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया होगा प्रेशर। हम 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
चार ऑप्शन लिखा है। प्रेशर है क्या? व्हाट इज प्रेशर? पहला। अच्छा एक चीज बताओ, चलो ठीक है पहले ऑप्शन लिख ले रहे हैं। सबको पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, सबको मालूम है, छोटे क्लास में बता दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन, और तुम लोग ऑफलाइन कोशिश किया करवाने की जी, ठीक है? ऑनलाइन में हमें मजा आती है पढ़ाने में और थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है, ऑफलाइन थोड़ा फास्ट हो जाता है। प्रेशर इसमें से कौन सा है? चार हुई एफ है, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, चारों ऑप्शन में से क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, ऑनलाइन वाले तुम्हें बताना कौन सा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड, या परपेंडिकुलर फोर्स एरिया का मैग्नीट्यूड, या फोर्स का मैग्नीट्यूड एरिया परपेंडिकुलर, या फोर्स परपेंडिकुलर एरिया परपेंडिकुलर, कौन सा है? चलो ये बोल रहा है ए है, बाकी बताओ। है ऑनलाइन वाले एकदम मौन रख के नहीं पढ़ना, इसीलिए ऑफलाइन क्लास सबसे पूछते हैं। सर फर्स्ट वाला। मौली, अनन्या, अनुष्का बताओ प्रेशर कौन सा है? देखो तुमने नहीं बताओ तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी पता है सबको, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी पता है, वेक्टर नहीं है प्रेशर। क्यों नहीं है इस पे बात करेंगे हम लोग, जबकि फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर स्केलर कैसे होगा, बात करेंगे। पहला वाला ऑप्शन सब लोग बोले हैं पहला वाला गलत, सही ऑप्शन है सेकंड वाला, सही ऑप्शन है सेकंड वाला, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं हो, पता ही नहीं है कुछ, वेक्टर पढ़ाया बताया हो। कोई भी एरिया अगर है, कोई भी एरिया है, ये शीट है ऐसे, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा एरिया का क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये है ना, ये एरिया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है? एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो एक्चुअल एरिया है इसका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? जो एरिया है एक्चुअल बी इनटू ए, ये मैग्नीट्यूड है एरिया का। जो हम लोग एरिया पढ़ते हैं ना, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, इसका सारा मैग्नीट्यूड है उसका, सारा वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। और पूछे सर्कल का तुम डायरेक्शन बताओ, एरिया का डायरेक्शन, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो परपेंडिकुलर दो हो सकता है, इधर पीछे की तरफ भी दो हो सकता है, तो हम लोग को ऊपर कुछ चॉइस दी जाती है, कोई भी ले सकते हो, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। कहीं कहीं हम लोगों को बाउंड होते हैं कि हम लोग को एक ही तरफ लेना होता है, वो आगे कभी यूज पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी में पड़ता है, बताएंगे। जनरली एरिया के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, समझ में आया? क्लोज सरफेस है, ऐसे है, संतरा ले लो, कुछ भी ले लो, ये क्लोज सरफेस है। फुटबॉल ले लो, फुटबॉल का जो ऊपर कवर है वो भी एक एरिया है, उसका एरिया वेक्टर जब भी देखोगे तो हमेशा आउटवर्ड होता है। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अंदर की तरफ नहीं लेते, हमेशा आउटवर्ड रहता है। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहता है, ठीक है, हमेशा आउटवर्ड। मगर ओपन सरफेस है तो दोनों तरफ ले सकते हो, जहां जहां जैसा यूज, जहां यूजनेस, जहां आसान पड़ता है उस हिसाब से लेते हैं। एरिया वेक्टर एरिया का परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर ये है, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड होगा एरिया का वैल्यू, और इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर। तो फोर्स जो है, फोर्स जनरली प्रेशर, प्रेशर क्या है? किसी एरिया के
ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये वाला नहीं, किसी एंगल पे नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर वाला फोर्स जो है एफ परपेंडिकुलर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हमने देखा था, इसका दो था, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, तो कौन सा लोगे? एफ साइन थीटा वाला लोगे, परपेंडिकुलर फोर्स ले लो, परपेंडिकुलर वाला, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो एफ साइन थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। और एरिया का ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का डायरेक्शन नहीं लेना है, एरिया क्या लेना है? मैग्नीट्यूड, इसलिए परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड, ये है प्रेशर। प्रेशर की असल डेफिनेशन यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर एरिया, ये गलत है। इसका अभी इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, उसमें बताएंगे क्यों गलत है। और ये भी गलत है, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं लेना है, एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं लेना है, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं लेना है, एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है, उसका वैल्यू जो है एरिया, जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रेशर है, ठीक है, समझ आया। तो डेफिनेशन अगर हम लोग बोले, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया हम लोग बोलते हैं, वो भी सही है, मगर और अगर अच्छे से लिखना है, प्रेशर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, प्रेशर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किससे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस से परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं। नॉर्मल क्या मतलब है? जो परपेंडिकुलर सरफेस की वही चीज है, उसको हमने ऐसे लिखा है, प्रेशर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन अपॉन, ये हमने लिखा है, प्रेशर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ये जो ऊपर है ना, बस इसी को हमने वर्ड में लिख दिया है। प्रेशर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ये विदाउट एनी कंफ्यूजन वाला डेफिनेशन। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हो लूज लैंग्वेज में, मगर उसमें कंफ्यूजन, एरिया तो एरिया वेक्टर लेना है या एरिया लेना है या कौन सा एरिया लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है, समझ में आया। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। इसमें देखो एक और चीज है, ये एरिया है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स है, ये एरिया है, इस पे ऐसा परपेंडिकुलर ऐसे कुछ थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का, एरिया ए है। तो इसमें जैसे आता नहीं है कि फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, तो 10 cos थीटा अपॉन ए होगा इसका, है ना, 10 cos थीटा अपॉन ए, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, सब वेक्टर नहीं लगाया है हमने, मतलब मैग्नीट्यूड है। ये है प्रेशर का डेफिनेशन। अगर कोई बोले कि हम लोग एरिया का कंपोनेंट क्यों नहीं ले रहे, ऐसे एरिया कर ले रहे, एरिया कंपोनेंट कर ले रहे, एरिया ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा का ये भी तो थीटा होगा, तो एरिया का कंपोनेंट ले लो, मतलब हम लोग 10 अपॉन ए cos थीटा कर लो, ये ए है, ये ए cos थीटा हो जाएगा, मगर ये गलत है, क्यों क्यों गलत है? बताओ, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर भी बढ़ेगा, अबे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, मगर एक्चुअल में यहाँ पे जैसे थीटा बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रेशर कम हो रहा है, वो इस वाली डेफिनेशन से आ रही है कि थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो प्रेशर भी कम हो रहा है ना। तो ये वाली डेफिनेशन ज्यादा करेक्ट है, इसीलिए बोला फोर्स का कंपोनेंट लेना है एरिया के मैग्नीट्यूड के ऊपर, एरिया का कंपोनेंट नहीं लेना है, इसीलिए बोला था ना परपेंडिकुलर ऑफ एरिया अपॉन फोर्स, ये गलत है, ये गलत है, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं लेना है। हमने यहाँ पे क्या किया, ए cos थीटा क्या है, व्हाट इज ए cos थीटा, एरिया का परपेंडिकुलर, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं लेना है,
एरिया का परपेंडिकुलर हो तो थीटा बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, थीटा बढ़ा रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, और वो ये वाली डेफिनेशन से आ रहा है। इसी वजह से फोर्स का परपेंडिकुलर अपॉन एरिया का वेक्टर, ये सही डेफिनेशन, समझ आया? तो ये एकदम तुम्हारा डाउट को क्लियर करेगा कि परपेंडिकुलर ऑफ एरिया नहीं होता, परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स होता है। ये बहुत ही बेसिक बता रहे हैं, एकदम मिलेगा नहीं बुक में, बता दे रहा है। कोई बुक में प्रेशर को इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया होगा, सब समझो। जब कम्युनिटी लेवल में ऐसा है, सब डाउट पूछता है, ऐसे ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तुम तो पढ़े हो फोर्स अपॉन एरिया, सभी फोर्स अपॉन एरिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है। ठीक है, चलो ठीक है, सब करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लेना, ये इसीलिए समझाया था, सुनने के लिए नहीं है, कथा नहीं चलती। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रेशर देख लिया, प्रेशर, हाँ एक चीज आया कि वाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सबसे, वाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों भाई, क्यों? फोर्स हमारा वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, एरिया स्केलर नहीं होती, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया? फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर हमारा, लूज लैंग्वेज में फोर्स अपॉन एरिया हम लोग बोलते रहते हैं, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो ये स्केलर कैसे? तो उसकी वजह है, किसी भी लिक्विड में कोई मॉलिक्यूल है अगर, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो चारों डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा है ना। यहाँ सर्कल दिखा है, 3D में कंसीडर करोगे तो एकदम बॉल स्फीयर, चारों डायरेक्शन से उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसका रिएक्शन मतलब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो चारों डायरेक्शन से लग रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी वैल्यू जिसका एक मैग्नीट्यूड हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, वही तो वेक्टर है। फोर्स लग रहा है, फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ही है ऐसी क्वांटिटी जिसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन हो। मगर यहाँ प्रेशर का डायरेक्शन क्या है? हर डायरेक्शन में। अरे प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, समझ में आया? तुम्हारा अगर कोई चैम्बर है वो प्रेशराइज है, उसके अंदर तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी में हर डायरेक्शन से तुम्हारे ऊपर फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, प्रेशर का कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला जब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है तो इसको डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्केलर मारो सीधे, हर डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर स्केलर ही बोलो ना उसको। किसी फिक्स में लगता तब उसके डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती कि भाई ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इंपॉर्टेंस है। ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में लगेगा तो चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसा फोर्स में है कि परपेंडिकुलर लग रहा है और उसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी। फोर्स किसी ऐसे एंगल पे है, थीटा में जाता है, एंगल चेंज करते जाओ, फोर्स की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है। मगर प्रेशर तो हर डायरेक्शन में लग रहा है, इस वजह से प्रेशर का डायरेक्शन हम लोग लेते ही नहीं है, उसको एज अ स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। समझ आया? प्रेशर के साथ कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन एसोसिएट नहीं रहती, और वेक्टर क्वांटिटी में ये इंपॉर्टेंट है कि फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए उस क्वांटिटी की, तभी तो वो वेक्टर है, इसलिए तो उसको वेक्टर बोल रहे हो कि एक उसका फिक्स मैग्नीट्यूड है और एक फिक्स डायरेक्शन है। पर प्रेशर में कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, तो हर डायरेक्शन में लगता है, इसलिए उसको स्केलर बोलते हैं। हम लोग डायरेक्शन को एसोसिएट करते ही नहीं है, समझ में आया? That's why pressure is a scalar quantity. हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या है आगे? यूनिट ऑफ प्रेशर, चलो आगे बात करते हैं। पास्कल लॉ आ गया ना। अच्छा, प्रेशर का बहुत सारा जगह कॉन्सेप्ट है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारी यूज कहाँ है प्रेशर? बोलो सर प्रेशर में पढ़ लिया, इसका यूज कहाँ है?
जैसे तुम सब्जी काटते हो, फ्रूट, तुम अपनी उंगली से सब्जी काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते, नाइफ से कट जाती है। क्यों? एरिया कम है नाइफ का, बिल्कुल सही। नाइफ का एज इतना पतला कर देते हैं कि उसमें जो तुम फोर्स लगाते हो, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा। तुमने सब्जी को नाइफ से काट लेते हो, फिंगर से नहीं काट सकते, दैट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। उंगली का सरफेस एरिया ज्यादा है, उंगली से सब्जी नहीं कटेगी। और जो तुम्हारा नाइफ है उसका सरफेस एरिया इतना कम है, एरिया इतना कम है उसका कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और सब्जी कट जाती है। ये है। दूसरा कि तुम जो ट्रेन, रेलवे देखे हो? रेलवे के दो रेल होती है ऐसे ऐसे, है ना? ट्रेन की पटरी पे अगर ध्यान दो तुम लोग, तो ट्रेन की पटरी ऐसे होती है, दो रेल होती है नीचे ऐसे, और इसी रेल के ऊपर ट्रेन दौड़ती रहती है। मगर ये रेल होती है बहुत पतली, अगर इसको डायरेक्ट हम जमीन पर रखेंगे तो धंस जाएगी। धंस जाएगी। क्यों? क्योंकि जमीन पे प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेगा। जमीन में बहुत ज्यादा प्रेशर। तो हम लोग एरिया बढ़ाते हैं। एरिया कैसे बढ़ाते हैं? बीच में स्लीपर डाल के, इसको स्लीपर बोलते हैं। ये जो ऐसा होता नहीं ऐसे, स्लीपर वुडन लकड़ी का होता है, सीमेंट का होता है, ऐसे करके डालते हैं ये नीचे। इससे दो फायदा होता है। एक तो तुम्हारा रेल को अपनी जगह ये फिक्स करके रखता है, लोहे का देखो ऐसे करके उसमें ब्रैकेट लगा होता है। एक तो रेल को अपनी जगह फिक्स करके रखता है, दूसरा जो ट्रेन का पूरा लोड आया उसको एक लार्ज सरफेस एरिया पे ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो जमीन पे प्रेशर कम पड़ता है और जमीन धंसती कम है। ठीक है, तो इसका दो दो यूज हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल कील का ले लो। कील पॉइंटेड होती है और उस पर जब तुम हथौड़े से एक फोर्स लगाते हो तो एरिया इतना कम होता है, कितना हाई प्रेशर होता है उसमें टिप पे उसके, कि वो दीवार में, लकड़ियों में अंदर घुस जाती है। अगर तुम्हारा उसका मोटा रखोगे तो हथौड़ा मारने से घुसेगा नहीं वो अंदर। ठीक है, बिकॉज ऑफ कील। सरफेस एरिया, प्रेशर, प्रेशर बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या है प्रेशर की? प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रेशर की यूनिट इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट पास्कल यूनिट, जिसको हम लोग कैपिटल P इंटू ए से नोट करते हैं। लगभग हर साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट का नाम हम लोग ऐसे यूनिट में यूज करते हैं, सारा कैपिटल से होता है, सिवाय एक के, आगे बताएं। ठीक है, पास्कल है। चार्ज में कूलम यूज करते हैं, कैपिटल C। फोर्स में न्यूटन यूज करते हैं, कैपिटल N, है ना? सब ऐसा ही है। जितना भी हम लोग यूज करते हैं, जिस जिस साइंटिस्ट का नाम यूज करते हैं, वो सब कैपिटल से होता है सारा कुछ। ओम्स लॉ में ओम यूज करते हैं तो इसे OHM लिखते हैं, सिंबल बना देते हैं, बात अलग है। अगर लिखेंगे तो कैपिटल O लिखते हैं, ओ, स्मॉल ओ नहीं। ठीक है, हमेशा कैपिटल में यूज करते हैं। तो पास्कल में भी जब प्रेशर यूज होता था कैपिटल P इंटू ए, ऐसे स्मॉल p इंटू ए मत लिख देना, पास्कल गलत हो जाएगा, कैपिटल P। ठीक है, कैपिटल P इंटू ए, ये है हमारा पास्कल। दूसरी यूनिट क्या है? पहले तो पास्कल है, दूसरी है एटीएम। एटीएम क्या है? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? लो एक तो और है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, फोर्स अपॉन एरिया का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एटीएम, 1 एटीएम कितना होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब कन्वर्जन का रटा होना चाहिए। ये है 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम का कन्वर्जन है ना? 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एक और है बार। बार कितना होता है? बार भी है, बार इज इक्वल्स टू 1 बार, 1 बार। अच्छा एटीएम है, इसको ना ऐसे लिखो, ऐसे एटीएम तो यूनिट हो गई, बार यूनिट हो गई। आगे लिखो इसके, 1 एटीएम का 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार होता है। आगे 1 बार कितना होता है? 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल, या फिर 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल सेम ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं प्रेशर के केस में। ठीक है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल कह सकते हो, पास्कल। ठीक है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बार अगर बात करें तो
तो 1 अच्छा इन दोनों में रिलेशन एटीएम और बार में 1 बार 1.01 एटीएम 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 1.01 बार इज इक्वल, हाँ हाँ ऐसा 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 है तुम्हारा जो होगा 10⁵ ना, तो 1 एटीएम उल्टा लिख दिया, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01 बार होगा, ये है ठीक है। कोई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बार बोल देते हैं, तो 1.01, जबकि इसका और आगे भी है 1.0123 है, ऐसा कुछ है, मगर इतना यहाँ तक भी लिख लो रहे तो सही है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा और भी यूनिट है, और भी है, मिलीमीटर ऑफ H2O, मिलीमीटर ऑफ Hg, किसी भी लिक्विड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी लिक्विड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसका यूनिट प्रेशर का, मिलीमीटर ऑफ H2O, मिलीमीटर ऑफ Hg। अच्छा इसको देखो, एक चीज और देखो, इसका टॉर भी है, टॉर भी यूनिट है, TORR, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, टॉर भी है, टॉर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, टॉरिसलीज, टॉरिसलीज साइंटिस्ट का नाम है, उसका टॉरिसलीज प्रिंसिपल भी आगे हो सकता है पढ़ोगे, टॉर ये साइंटिस्ट का नाम है, मगर इनका देखो छोटा है अल्फाबेट, क्यों? अकेले साइंटिस्ट इतना छोटा है, क्यों? क्योंकि प्रेशर का जो गॉड ऑफ प्रेशर जिसको बोला जाता था वो पास्कल, पास्कल वाज द गॉड ऑफ प्रेशर। पास्कल ने ही फ्लूइड और प्रेशर ये सब का डीप कॉन्सेप्ट शुरू में सबसे पहले किसी ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड को पूरे, वो पास्कल थे। तो पास्कल को गॉड ऑफ प्रेशर बोला जाता था, ठीक है। तो वो ऑनर देने के लिए पास्कल तो कैपिटल थे, अब वो ऑनर प्रेशर में किसी और को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पास्कल है उस लेवल पे। तो जो भी दूसरे साइंटिस्ट आए ये दिखाने के लिए कि भाई पास्कल का इंपॉर्टेंस सुप्रीम है, इसलिए इनकी यूनिट को स्मॉल टी से स्टार्ट किया गया, कैपिटल टी नहीं। तो बड़ा डीप अंदर की स्टोरी है सब। तो टॉर, 1 टॉर जो होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 टॉर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 टॉर, ठीक है। आगे बहुत सारे प्रेशर की यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ Hg बताई अभी, मिलीमीटर ऑफ H2O, मिलीमीटर ऑफ कोई भी लिक्विड, मिलीमीटर ऑफ कोई भी लिक्विड, ठीक है, वो चलेगा। ये सारी यूनिट है प्रेशर। इसके ऊपर हम लोग जो मिलीमीटर ऑफ है ना, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना, इसमें आगे बात करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पास्कल लॉ रब करें ऑनलाइन वाले, Yes, sir. सारी यूनिट है। पास्कल जैसे सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है न्यूमेरिकल में, बच्चों का नॉलेज चेक करने के लिए वो कभी कभी पास्कल में नहीं देते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg में दे देंगे, बार में दे देंगे, एटम एटीएम में दे देंगे। तो तुम्हें सब चीजें कन्वर्जन पता होना चाहिए, वरना तुम वहीं खत्म हो जाओगे। क्वेश्चन पूरा आ रहा है, प्रेशर की यूनिट ही समझ नहीं आ रही है, खत्म, वहीं पे खत्म हो गया। तो कन्वर्जन पता होना चाहिए। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या है? It states that if gravity effect is neglected, ये क्यों ऐसा बोल रहा है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद ही पढ़ेंगे। If gravity effect is neglected, it states that if gravity effect is neglected, the pressure at, if gravity effect is neglected, the pressure at every point, the pressure at every point of liquid, the pressure at every point of liquid in equilibrium, ध्यान दो liquid in equilibrium होना चाहिए, मतलब रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। The pressure at every point of liquid in equilibrium of rest के equilibrium में हो, है ना,
at every point of liquid in equilibrium of rest is same रहता है, ठीक है। ये पास्कल लॉ, ये कब सेम रहता है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम, इसका ये मतलब है। पास्कल लॉ क्या मतलब है? प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। कौन सा लिक्विड में? जो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे हो, मतलब रुका हुआ हो, इक्विलिब्रियम में हो, उसमें प्रेशर हर जगह सेम रहता है। कब सेम होगा? जब ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लेक्ट कर, मतलब हम लोग एक वक्त को ये मान लें जी हमने जीरो कर लिया, जी को नहीं मान रहा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो कर लो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीरो हो गई तो ये पानी में हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इनका ये मतलब है P1, P2, P3, P4 अलग अलग पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सारे सेम होंगे। यही है पास्कल लॉ। कब? जब mg जीरो कर लो, g को जीरो कर लो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो कर लो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर लो, तब लिक्विड में हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, आगे बताएं, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करें? प्रूव कैसे करें? ये तो हमने बता दिया ना, P1 इक्वल टू P2। ये तो लॉ बता रहा, लॉ को प्रूव कैसे करोगे? लॉ को प्रूव कैसे करोगे देखते हैं। तो इसको प्रूव करने का बड़ा आसान सा छोटा सा एग्जांपल है, ये डायग्राम बना लेना है, इसके बाद में देखो छोटे से तरीके से हम लोग बिल्कुल कर लेते हैं ऐसा। ये पानी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट है, बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट है, रुका हुआ है। इस पानी में, पानी का ही इमेजिनरी एक सिलेंडर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हम मान सकते हैं, पानी का ही इमेजिनरी सिलेंडर मान लो। अब ये रेस्ट में तो सिलेंडर रुका हुआ है कि नहीं अपनी जगह? अबे पानी फ्लो नहीं कर रहा, मतलब पानी रुका हुआ है, मतलब वो सिलेंडर अपनी जगह रुका हुआ है। मतलब सिलेंडर का ये एरिया अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब इधर लगने वाला प्रेशर ऐसे F1, इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बराबर होगा कि नहीं होगा? if लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है मतलब रुका हुआ है, then the imaginary liquid cylinder is also remain at rest. Imaginary liquid cylinder will also be at rest. होगा कि नहीं होगा? होगा। पानी पूरा रेस्ट पे, तो जो सिलेंडर हम अंदर पानी का मान रहे हैं वो भी रेस्ट पे होगा। मतलब F1 इक्वल्स टू F2 होगा। F1 ज्यादा हो जाएगा तो पानी का सिलेंडर ऊपर जाने लगेगा, F2 ज्यादा होगा नीचे आने लगेगा, दोनों बराबर होगा। मतलब F1 अपॉन A इक्वल्स टू F2 अपॉन A भी होगा, क्योंकि एरिया सेम है दोनों का। यस और नो? दोनों का एरिया सेम है ना? या फिर फोर्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, F1 को तुम प्रेशर इधर मान सकते हो, इधर का प्रेशर P1, तो P1 इंटू A इक्वल्स टू P2 इंटू A भी मान सकते हो। प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2, एरिया दोनों का सेम है, एरिया एरिया कट गया तो प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2 हुआ कि नहीं? हो गया। मतलब इस पॉइंट का प्रेशर P1 और इस पॉइंट का प्रेशर P2 सेम है, दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यही तो अभी कुछ देर पहले ही बता रहे थे, P1 P2 P3 P4 सब सेम होगा, होगा। आ गया, समझ में आया? रेस्ट पे है ना, फ्लो नहीं कर रहा, हर जगह प्रेशर सेम होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर नेग्लेक्ट करो तो, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर ले लो तो अब क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। हाँ तो सिलेंडर हमने एरिया सेम माना ना, और तो हमारी मर्जी सिलेंडर लेके कर रहा है, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, समझ में आया? अगर अब बोलोगे सर कोन ले ले, कोन लेके करे, तो कोन लोगे तो फोर्स कम हो रहा, फोर्स अगर उतना है तो एरिया भी तो कम होगा ना, तो प्रेशर भी कम होगा वहां पे। ऐसा मतलब एरिया हर जगह सेम है बेसिकली, तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। और तुम कोन लेके नहीं करोगे ना, तुम्हें इसको प्रूव करना, तो ऐसा चीज लो जिससे आसानी से प्रूव हो जाए। कोन वोन नहीं लेना है। इसका यूज कहाँ पे? इसका यूज देखो बता रहा है, बात सुन लो। पास्कल लॉ का यूज कहाँ पे? पास्कल लॉ का बहुत सारा यूज है। तुम्हारा हाइड्रोलिक प्रेस,
हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, यू भी होगा यहाँ पे। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, देखो एकदम सिंपल सा बना रहा है, ज्यादा 3-5 नहीं, एकदम सिंपल। ऐसे ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, सेम लेवल पर रहेगा। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये लोड है, लोड, कुछ लोड हमने दिया हुआ है इसके ऊपर, लोड। हाइड्रोलिक प्रेस हो या नहीं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस नहीं, इसको लिफ्ट बोलो, लिफ्ट बोलो, प्रेस आगे बता देंगे। प्रेस क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट कर रहे हो, इसको लिफ्ट करो, ऊपर प्रेस काट के लिफ्ट लिखो। देखो हमने क्या किया, इधर की तरफ एक फोर्स लगाया। अब कैसे लगाओगे फोर्स, अरे यार लिक्विड पे कैसे फोर्स लगाओगे, पिस्टन लगा लो यहाँ पे, पिस्टन लगा लिया, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाओ, है ना, फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाया तो इसका कुछ एरिया है स्मॉल ए, इसका एरिया है ना, हमने यहाँ पे स्मॉल ए है तो स्मॉल एफ ले लो, चलो स्मॉल एफ, स्मॉल स्मॉल एफ ले लो, स्मॉल एफ ले लो, ठीक है। नीचे यहाँ पे जस्ट पिस्टन के नीचे प्रेशर कितना होगा, P1, यहाँ पे P1 जो होगा प्रेशर, वो होगा F/A होगा कि नहीं होगा, और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है, पानी रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, हमने सिर्फ उधर प्रेशर लगाया है, एक फोर्स लगाया है, तो यही P1 प्रेशर हर जगह होगा कि नहीं होगा, हर जगह होगा। When effect of gravity is neglected, pressure at every point is same, यही था पास्कल लॉ। तो वो प्रेशर P1 यहां पर भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा कैपिटल F, वो कितना होगा, P1 इंटू कैपिटल, होगा कि नहीं होगा, P1 इंटू कैपिटल है, P1 क्या है, F/A इंटू ए, दैट इज F इंटू A/A है हमारा कैपिटल F। अब देखो अगर A/A की वैल्यू 10 टाइम्स होगी, मतलब उधर के एरिया और इधर के एरिया में 10 गुने का डिफरेंस होगा, 10 टाइम्स होगा, तो इधर हम लोग 10 न्यूटन लगाएंगे तो इधर 100 न्यूटन की चीज उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे, होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। हाइड्रोलिक लिफ्ट करते हैं हम लोग, करते हैं, जेसीबी उसीबी होती है बड़ी बड़ी, क्या करती है वो, पूरा जो उसका हाथ होता है सब हाइड्रोलिक होता है भाई, अंदर ऑयल रहता है, पंप रहता है उसका, पंप क्या करता है, प्रेशराइज करता है, पिस्टन रहता है उसको प्रेशराइज करता है, ऐसा प्रेशराइज हाइड्रोलिक वो जमीन खोद दे रही है, छत खोद दे रही है, घर गिराना है, सब जैसे भी काम कर दे रही है, पूरा हाइड्रोलिक पे चलता है, चलता है कि नहीं चलता, चलता है। लिफ्ट है बिल्कुल वही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होती है। ट्रैक्टर देखो जो मिट्टी लाद के आती है, पूरा डाला से उठा देती है, मिट्टी पीछे गिर जाती है, नीचे क्या रहता है उसके, शाफ्ट रहती है ना, ऐसे करके देखो शाफ्ट रहती है और पिस्टन ऐसे करके निकलता है अंदर से, और वो पूरा डाला ऐसे करके उठ जाता है, पूरी मिट्टी पीछे गिर जाती है, हाइड्रोलिक की तो रहती है अंदर, ऑयल जाता है, पूरा यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं, इतना भारी मिट्टी गिरा देती है, और देखोगे कि वो प्रेशर के लिए दूसरा तरफ अंदर छोटा सा पंप लगा हुआ खाली, वो छोटे से पंप से इतना बड़ा डाला उठा ले रही है, बिकॉज ऑफ एरिया डिफरेंस, बिकॉज ऑफ एरिया डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस है, इधर ए है इधर एफ है, A/F अगर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 10 टाइम्स है तो फोर्स भी 10 टाइम्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाओगे, इधर 100 न्यूटन की चीज उठा सकते हो, मन में आया कि नहीं आया, हाइड्रोलिक लिफ्ट
सेम कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक प्रेस में भी यूज होता है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होगा, सेम है। देखो ये लिफ्ट था, प्रेस में क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे फिक्स वो कर देते हैं। ये जो है ना, ये बिल्कुल फिक्स है। अब ये प्रेस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब ये प्रेस करेगा इसको, क्योंकि ऊपर ये तो फिक्स है। अभी ये फिक्स है भाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है ऊपर वाला। अब इधर तुम दबाओगे तो इसको प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। उठा रहे हो तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस कर रहे हो हाइड्रोलिक प्रेस। कॉन्सेप्ट सब वही है, कॉन्सेप्ट पूरा पूरा वही है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है? सब पास्कल लॉ पे काम कर रहा है भाई, पढ़े हो। वो 2 लाइन का है, उसी का पूरा मशीनरी बनी हुई है दुनिया भर की। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस, लेफ्ट और प्रेस दोनों देख लिया। प्रेस का खाली डायग्राम छोटा सा बना देना साइड में, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आया, क्योंकि सब्जेक्टिव है ना। हाइड्रोलिक प्रेस का डायग्राम बना लो। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कार और सब में होते हैं हमारे। आप बाइक में भी आ गया है, बाइक में है कि नहीं हाइड्रोलिक ब्रेक? अरे डिस्क ब्रेक क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक है। डिस्क ब्रेक में देखो ऊपर हैंडल के पास ऑयल डालने की जगह होती है, डिब्बी रहती है छोटी सी हैंडल के पास, वो ऑयल जाता है उसमें, हाइड्रोलिक है वो, ठीक है। देखो होता क्या है, पाइप रहती है पूरी जाती है ऑयल की। होता क्या है, होता क्या है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक, नॉर्मल जो हाइड्रोलिक ब्रेक कार की बात करें, कार, तो होता क्या है, ये पहिए का इनर व्हील है, अंदर का खाली जगह। पहिया ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता है ना, इससे यहाँ पे ये पहिया, ये अंदर का एक ड्रम है, जो अंदर वाला ड्रम होता है, और इसके ऊपर टायर होता है, इसके ऊपर टायर होता है। ये हमारा टायर है, ऐसे करके जो है ना ब्लैक कलर का, ये हमारा टायर है। और अंदर बीच में जो होता है वो ऐसा है, ठीक है, बीच में अंदर की तरफ, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बना रहा है, बस सीधे अंदर वाला ड्रम वाला एरिया बना रहा है, जितने में ब्रेक लगता है, ये ऐसे करके है। अब है क्या, जब पहिया घूमेगी तो ये पूरा ये घूमेगा, या सोच लो, ठीक है, पहिया घूमेगा तो पूरा घूमेगा ये साथ में। अंदर क्या होता है, यहां से कनेक्टेड ये बोल्ट होता है, यहां से कनेक्टेड ऐसे करके ब्रेक शू होता है, जो ऐसे करके, और इस ब्रेक शू के ऊपर ना ये रबर का ब्रेक होता है। और सेम यही चीज इधर में भी होता है। और इस ब्रेक शू के ऊपर ऐसे रबर कंटेंट रहता है, ठीक है। और यहां पे होता है पिस्टन, इधर एक पिस्टन, इधर एक पिस्टन। इसमें होता है लिक्विड, क्या होता है इसमें, लिक्विड, इसमें होता है लिक्विड। अब होता क्या है, इसको ऐसे, यहां से पाइप पूरी जा रही है ना, पतली पाइप होती है, हाइड्रोलिक पाइप। ये पिस्टन है, इस सब में तुम्हारा लिक्विड भरा हुआ है, ये जो है ना, इसमें भी और इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो होता क्या है, ध्यान देना, यहां पर होती है स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग, ठीक है, इसका स्प्रिंग है, ठीक है। और ये जो आगे जा रहा है, टू अदर व्हील्स, टू अदर व्हील्स। अब देखो होता क्या है, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करें, बंदा है ड्राइवर, ड्राइवर ब्रेक मारा है ना, ब्रेक, तो होता क्या है, ये पिस्टन अंदर अगर मूव करेगा, अंदर मूव करेगा तो पूरा प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा प्रेशर, लिक्विड का पूरा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये दबाएगा ना, फोर्स लगेगा अंदर, अंदर फोर्स लगेगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये अंदर में भी क्या होता है, ये जो छोटा सा पिस्टन है, ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ आते हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों पिस्टन आते हैं कहाँ, बाहर की तरफ आते हैं, तो ये जो ब्रेक और व्हील के बीच में जो गैप है ये खत्म हो जाता है, और ये जो रबर है ये आके व्हील से दोनों तरफ क्या होता है, टच होता है और पहिए में लगता है ब्रेक। और जैसा ही बंदा ये छोड़ता है ब्रेक, स्प्रिंग क्या करती है, वापस से इसको खींच लेती है। स्प्रिंग क्या करती है, वापस से इसको खींचती है, बीच में फिर से एयर गैप और पहिया फिर से चलने लगती है। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो कि कार में यूज होता है। बाइक में डिस्क ब्रेक होता है, जैसे डिस्क लगी होती है ना, ऐसे ऐसे पहिए में आगे देखो डिस्क लगी होती है, जिसमें होल भी होते हैं खूब सारे। उसमें जो रबर होता है वो दोनों तरफ से, अगर ऐसे बनाया, मान लो ये डिस्क है, तो इधर रबर होता है और इधर रबर होता है, और दोनों में आता है लिक्विड। क्या आता है, लिक्विड, और पीछे से इन दोनों को प्रेस करता है। जो होल होता है ना, होल से मालूम है क्या होता है, जो ऑयल है वो दूसरी तरफ जाता है, इधर दोनों तरफ से इसको प्रेस करता है और व्हील में रबर से दबाता है और व्हील रुक जाती है पूरी। डिस्क ब्रेक ऐसे काम करता है, वो भी हाइड्रोलिक पे काम करता है। डिस्क ब्रेक में भी देखो हैंडल पे डिब्बी होती है, उसमें ऑयल जाता है, ब्रेक ऑयल। ये पूरा हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट है, ये लगता है पास्कल लॉ। यहाँ जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ आया, दोनों पिस्टन को प्रेस किया और ये टच हुआ, ये इसको बोलते हैं ड्रम ब्रेक, और ये है डिस्क ब्रेक। मगर दोनों ही किस पे काम करता है, हाइड्रोलिक पे। जो तुम्हारा हैंड ब्रेक होता है कार का, वो मैकेनिकल ब्रेक होता है, वो हाइड्रोलिक नहीं होता, वो वायर होता है। हैंड ब्रेक ऐसे खींचते हो ना, और उसको खींच के छोड़ देते हो तो लगा ही रहता है, वो वायर से होता है। वो वायर खींचता है, जैसा तुम्हारा साइकिल वाइकल में होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें, वो लगा ही रहता है। सर उसमें जो ब्रेक लगाती है, कभी जब पंप करके लगाते हैं तो उसको हार्ड होता है कार में, जब नहीं लगता है तो उसको एक बार पंप करके लगाना पड़ता है। एयर ले लेता है कभी कभी, कभी कभी एयर लेता है, जब लगाते छोड़ते तो एयर रिलीज होती है तो आपका लगता है फिर अच्छे से ब्रेक। और कभी कभी क्या होता है, बारिश का उससे भी होता है, मॉइस्चर का सब बहुत बड़ा रोल होता है ड्रम ब्रेक में। डिस्क ब्रेक में भी होता है, जब गीला रहता है तो ये दबाता तो है इसको, मगर फ्रिक्शन की कमी होती है। ये अल्टीमेटली तुम्हारा पूरी काइनेटिक एनर्जी जाती किसमें, हीट में। जो व्हील घूम रहा है उसकी पूरी एनर्जी खर्च होती है, गरम गरम हो जाता है पूरा ब्रेक, हीट में जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से। और ये फ्रिक्शन कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। गाड़ी काफी देर तक खड़ी है, अगर रात भर खड़ी है, मॉइस्चर आ जाता है, तो शुरू में ब्रेक लगाओगे, बारिश के बाद जब हवा में मॉइस्चर रहता है तो ब्रेक बहुत स्लो लगता है। या फिर तुम्हारी जो कार है या बाइक है या साइकिल इवन भी, बारिश में अगर तुम्हारा सड़क पे पानी भरा था उसमें से चला दिए, ब्रेक ढीला हो जाता है। ढीला इन द सेंस तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसको और ज्यादा प्रेशर से दबाना पड़ता है। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स रिएक्शन अपॉन रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना, रिएक्शन फोर्स से फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन फोर्स क्या है, ये नॉर्मल फोर्स जो इस पे लग रहा है, ये जितना ज्यादा फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन कम होगा फोर्स भी कम हो जाएगा, ये सिंपल उसका कॉन्सेप्ट है। और ये जो ऑयल गया है ये दूसरी व्हील में गया है, ये एक पहिए का हमने बताया, चार पहिया होती है, चारों में बराबर का प्रेशर। तो एक बार लगाए पूरे ऑयल का प्रेशर क्या होगा, हर तरफ प्रेशर बढ़ेगा, सब जगह इक्वल प्रेशर जाएगा और इक्वल फोर्स से चारों पहिए में ब्रेक लगेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम। नहीं, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी बंद भी है, अगर आपकी बंद गाड़ी हो गई और ढाल में डगर रही है, आप ब्रेक लगाओगे तो लग जाता है। इसमें प्रेशर है, इसमें कोई उसका रूल नहीं है स्टार्ट होने का। गाड़ी स्टार्ट पावर स्टेरिंग। अब आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज हो गया है, गाड़ियों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो गया है। अभी क्या है, गाड़ी बंद रहती है तो हैंडल आपकी स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली लॉक रहती है, जब आप गाड़ी ऑन करोगे तो हैंडल स्टीयरिंग फ्री हो जाती है, फिर उससे पहले तो बड़ी हार्ड होती है, ऑन करते ही फ्री हो जाती है, जबकि गाड़ी आपने चलाया भी नहीं, ऑन किया तो गाड़ी फ्री हो जाती है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिया उसमें, हो जाती है सेंट्रल लॉकिंग, ये लॉकिंग, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें घुसा दी है। जब से इलेक्ट्रॉनिक्स का पीक हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा चीजों में फर्क आया है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जब से डेवलप हुआ है ना, बहुत सारा चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हुआ। अब क्या है देखो, पास्कल लॉ का एक और एकदम सिंपल सा एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे ये मान लो तुम्हारा एक बड़ा सा स्फीयर है, फुटबॉल, बहुत बड़ा सा फुटबॉल टाइप का, इसमें ऐसे होल है, इधर बड़ा है, इधर मान लो एरिया ए है इसका,
इधर एरिया जो है वो 3a हो गया, इधर जो है और पतला है, इधर a/2 है, और इधर जो है 2a है, एरिया 2a है। अब यहां से, और पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड है, और हर जगह पिस्टन है, हर जगह क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह पिस्टन। अब अगर इधर हम लोग F4 से इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो यहां पे प्रेशर आएगा कितना, P, जिसकी वैल्यू होगी F/A। यही प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हर जगह होगा, हर पॉइंट पे होगा, हर जगह P प्रेशर, P प्रेशर, P प्रेशर, P प्रेशर हर जगह होगा। यहां पर ही प्रेशर आएगा कितना, P। तो ये बाहर कितने फोर्स से आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे एरिया है 3a, तो यहां पे जो फोर्स होगा, मान लो इसको ऐसे ले रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो जो F4 है वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F1, 3 टाइम्स ऑफ F1। यहां जो F2 आएगा वो F1/2 आएगा, यहां पे जो F3 आएगा वो 2F आएगा। तुमने F4 से इसको प्रेस किया, एरिया 3 गुना तो फोर्स भी 3 गुना हो गया, एरिया 2 गुना फोर्स भी 2 गुना हो गया, एरिया हाफ हुआ तो फोर्स भी हाफ, सब एरिया पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर हर जगह सेम, ये आ रहा है तुम्हारा प्रेशर इंटू 2a, ये आ रहा है प्रेशर इंटू a/2 पूरा, और Pa हमारा F के बराबर है, यहाँ पे F1 क्या है, P इंटू A, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ है, ये पूरा पास्कल लॉ, एरिया, और यही काम हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जहां भी यूज हो रहा है, सब एरिया का खेल है। प्रेशर हर जगह सेम हो जाता है, एरिया कम ज्यादा करते रहो। अच्छा, हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्यों नेग्लेक्ट करते, क्यों, क्योंकि नहीं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी रहती है, मगर एक्चुअली में हाइड्रोलिक लिफ्ट हो चाहे हाइड्रोलिक प्रेशर हो, वो हो प्रेस हो या ब्रेक ही क्यों ना हो, इन सब में अंदर का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। पूरे ट्रैक्टर देखो अपने डाला उठा देती है, नीचे क्या लगा रहता है, हाइड्रोलिक शाफ्ट, और वो रहता है, मोटर चालू करते हैं हाइड्रोलिक से, वो पूरी डाला अपना उठ जाता है, मिट्टी गिर जा रही है। और यह लिफ्ट ले लो चाहे प्रेस ले लो, इन सब में प्रेशर इतना ज्यादा रहता है ना, और फोर्स इतना हाई उसमें लगता है कि इसका वेट से आने वाला फोर्स mg नेग्लेक्ट हो जाता है, इसके वेट से आने वाला फोर्स क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, इधर बाहर लगेगा 3F फोर्स, इधर बाहर लगेगा 2F फोर्स, और इधर बाहर लगेगा F/2 फोर्स, है ना, समझ में आया। पानी अगर मान लीजिए छोड़ा जाए हाँ, तो उधर तेज जाएगा कि इधर तेज नहीं, ये रुके हुए पानी पे लगता है, स्टैटिक्स पढ़ रहा है, ये रुका हुआ पानी है। जैसे आपका कोई भी डिवाइस वैसा नहीं, जैसे जेसीबी पूरी चल रही है, तो जेसीबी पूरी ऑपरेट होती है हाइड्रोलिक पे, अंदर पूरी पाइप रहती है, वो ऑयल जाता है, ऑयल ही प्रेशर बढ़ाता है, उसी से उठ रहा है, नीचे जा रहा है, उसमें कहीं ऑयल का ऐसा फ्लो बाहर नहीं हो रहा है, वो सब अंदर है। जब फ्लो होगा तो वहां एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, वो डायनेमिक्स में है, वहां बर्नौली थ्योरम देखेंगे, वहां और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब देखेंगे, वो अलग ही सेगमेंट है। अभी हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, फ्लूइड इन मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाहर निकलने वाला फ्लूइड इन मोशन आ गया, उसके अंदर पूरा हम लोग देखेंगे, फिर एनर्जी आती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, किधर एनर्जी किधर ज्यादा है, वो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। अभी स्टैटिक्स है, ये डायग्राम बना लेना, ये भी है। आगे हम लोग पढ़ना है, अब अभी तक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं लिया है, अब पास्कल लॉ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। पास्कल लॉ ब्रैकेट में लिख सकते हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इफेक्ट में पास्कल लॉ क्या होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये तो बड़ा वो है, इंटरेस्टिंग है। मान लो ये लिक्विड है तुम्हारा, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, क्या किया, इसमें भी हमने सिलेंडर लिया, ऐसे वर्टिकल ले लिया हमने। अब एक चीज देखो, इसमें भी एरिया ए होगा, ऊपर का एरिया ए तो नीचे का भी होगा, क्योंकि सिलेंडर लिया। ये सिलेंडर एक्चुअल को सिलेंडर है नहीं, पानी का ही हमने सिलेंडर माना, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया हमने, इस लिक्विड के अंदर है। इसमें एक ऊपर का हमारा क्रॉस सेक्शन 1 लिया, नीचे का 2 लिया, ठीक है। ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा F1,
ऊपर वाले पानी की वजह से कुछ फोर्स उस पर लगा रहा होगा। हमने बताया ना लिक्विड हमेशा थ्रस्ट लगाता है, एक फोर्स लगाता है कंटेनर पे, वॉल पे लगाता है, तो इस पे भी लगा रहा होगा, ये हमने माना। नीचे से एक फोर्स, नीचे का पानी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा F2। अब एक चीज देखो, और इस पूरे, अब देखो अभी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, इस सिलेंडर का अपना एक वेट भी तो होगा, एक मास होगा, एक वेट होगा। वो वेट ऑब्वियस है नीचे लगेगा कितना, mg। इस पूरे सिलेंडर का, ये एक्चुअल सिलेंडर है क्या, नहीं, पानी का ही, पानी के अंदर ही पानी का सिलेंडर हम मान रहे हैं, ठीक है। ये पानी पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। पानी नहीं, जनरली लिक्विड बोलो, पानी स्पेशली पानी नहीं है, लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे है पानी, ये लिक्विड पूरा। अब अगर रेस्ट पे है तो ये सिलेंडर ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। रेस्ट मतलब पानी रुका हुआ है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, बाल्टी में पानी रखा है, उस पानी में कोई फ्लो नहीं है, रुका हुआ है पानी। ये सिलेंडर ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ना तो उधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, रुका हुआ स्टेशनरी है, मतलब सारे फोर्स आपस में क्या हो रहे हो, बैलेंस हो रहे होंगे, कैंसल आउट हो रहे होंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि F1 प्लस mg शुड बी इक्वल टू F2, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, F1 प्लस mg इक्वल्स टू F2, ठीक है। ऊपर की तरफ प्रेशर कितना होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर कितना होगा, अभी बात करते हैं हम लोग, अभी बात करते हैं ऐसे। तो F1 माइनस, या ऐसे ऐसे करो, F1 उधर भेज दो, F2 माइनस F1 इक्वल्स टू mg, यही है। अच्छा, इस सिलेंडर का मास कितना होगा, टोटल मास, मास ऑफ द सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर, कितना पानी है उसके अंदर, कितना मैटर है, मास ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, h हाइट ले लो, क्या ले लो, h हाइट ले लो, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अब यही तो मास होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या है, मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, F, अच्छा F2 को हम लोग P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए एच रो जी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्या करो, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी, इसको मारो डब्बा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन है, जो कि बहुत जगह यूज होगी तुम्हारे, है ना। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एच रो जी, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P2 इक्वल्स टू P1 प्लस एच रो जी, यस और नो, P1 प्लस एच रो जी। अब एक चीज देखो, ये दो इक्वेशन ध्यान देना, पूरा रब करना, पूरा रब करना है। कितना बचा जी, 9 बज गया क्या, चलो अच्छा, बस बस ये लास्ट है कॉन्सेप्ट। चलो अभी ऑफलाइन होते तो हम इसका 1.5 गुना पढ़ा चुके हो, ऑनलाइन थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्पीड, क्योंकि डिक्टेट नहीं कर पाते, लिखना पड़ता है हर चीज, डेफिनेशन ऑफिनेशन सारी चीज। अब देखो ध्यान, अगर ये सिलेंडर हमने ऐसे ले लिया बिल्कुल सरफेस से, बिल्कुल सरफेस से ले लिया, तो सरफेस पे तुम्हारा P1 रहेगा कि नहीं रहेगा, P2 रहेगा, यहाँ पे प्रेशर, P1 प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल द P1 प्रेशर, एटमॉस्फेयर P0। अबे P1 सरफेस पे, सरफेस पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग को वैल्यू पता है, अभी लिखे है 1.09 × 10⁵ न्यूटन पास्कल, है ना, 1.09 × 10⁵ पास्कल, वैल्यू करना नहीं जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो P2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस एच रो जी,
P2 हो जाएगा हमारा P नॉट प्लस H होगी, मतलब जितनी हाइट नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी प्रेशर उतना बढ़ेगा। पानी में जितनी डेप्थ में जाते जाओगे H, अगर रो तो सेम रहता है, डेंसिटी थोड़ी चेंज होती है पानी की। पानी अगर हम लोग ले रहे हैं तो पानी एक तरह से हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, एक्चुअल में होता नहीं है, मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर तुम 100 गुना बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम उसका मतलब समझ लो 001 मीटर क्यूब चेंज होगा, बहुत कम चेंज होता है प्रेशर 100 गुना बढ़ाने पर भी। तो हम लोग पानी को एक तरह से इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी क्या? इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या? डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। इनकम्प्रेसिबल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेंसिटी कांस्टेंट, है ना? तो डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। नीचे जा रहे हो गहराई में क्या बढ़ रहा है? एच बढ़ रहा है। एच बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तुम समुद्र में जितनी गहराई में नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। समझ आया? एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये जो प्रेशर है इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर। कोई बोले P2 पे गेज प्रेशर बताओ। गेज प्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे, ये सब बुक में दिया नहीं रहता, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। गेज प्रेशर होगा सिर्फ HROG। What will be the gauge pressure at P2? HROG. Absolute pressure P naught plus HROG. मतलब क्या है वहां पे? गेज प्रेशर क्या है? गेज मतलब एटमॉस्फेरिक से कितना जाता है। गेज प्रेशर का रेफरेंस क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के गेज प्रेशर कैलकुलेट होता है। एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा वो गेज प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक से कितना ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल गेज प्रेशर कहीं पर 2 ATM है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा वहां पे? 3 ATM। गेज प्रेशर की बात कर रहा है, गेज प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। दोनों के बारे में कल बताएंगे, आज 3 तरह के प्रेशर होते हैं, दो ध्यान। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, और तीसरा होता है वैक्यूम प्रेशर। 3 तरह के प्रेशर होते हैं, इस तीनों के बारे में कल डिस्कस होगा, आज यहीं पे पढ़ो। ये एब्सोल्यूट है, वो गेज है। वैक्यूम क्या होता है वो भी बताएंगे, आज इतना ही। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है ना, MWF, और कोशिश करो ऑफलाइन आने की। और कोई टाइमिंग तुम लोग यार सेट करो, तुम लोग 4 लोग हो मुश्किल से, और तुम लोग एक कॉमन टाइमिंग नहीं बता पा रहे हो। हम लोग रेडी है 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक की जब भी क्लास लेने के लिए। तुम लोग एक कॉमन टाइम निकालो, आपस में बात करो और हम लोग एक टाइम बताओ, हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैनेज करो। स्कूल आखिर मैनेज कर रहे हो कि नहीं? स्कूल के टाइम में सारे पहुंच जा रहे हैं स्कूल, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता कि मेरा खेल है, मेरी कोचिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है। तुम लोग एक कॉमन टाइमिंग सेट करो। चलो ठीक है, आज क्लास बुक है।